हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रज्ञा है और यहाँ पे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स जो महाराष्ट्र बोर्ड में चैप्टर है उसके जितने भी PYQs हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ PYQs यहाँ पर उसका कलेक्शन है। और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन तो हमने दिया ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन सारे क्वेश्चंस का विद कंसेप्ट हमने सोल्यूशन दिया है। तो आई हैव रिटन कंसेप्ट ऑल्सो। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, एट फर्स्ट हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके तो अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ओके राइट, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज determine the change in wavelength of light during its passage from air to glass if refractive index of glass with respect to air is 1.5 and frequency of light is 4 into 10 to the power 14 hertz. Find the wave number of light in the glass. तो जब भी क्वेश्चन आएगा इवन इन बोर्ड्स, आपको एक पैटर्न फॉलो करना है सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। फर्स्ट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या गिवन है। ओके तो हमको क्या क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NGA विच इज़ 1.5 और हमको दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज़ 4 into 10 to the power 14 हर्ट्स। ओके अब ये कह रहे हैं कि हमको एक तो चेंज इन वेवलेंथ निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है, डेल्टा लैम्डा, और दूसरा हमको निकालना है वेव नंबर। ओके अब डेल्टा लैम्डा, तो पहले हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो जब भी हमारा रेयर से डेंसर में लाइट जाती है तो हमारे क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक तो हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ओके तो VG इज़ लेस देन VA। दूसरा जितना भी हमारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है, तो लैम्डा G इज़ लेस देन लैम्डा A। बट देयर इज़ नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। तो अब अगर हमें डेल्टा लैम्डा निकालना है तो लैम्डा A इज़ ग्रेटर देन लैम्डा G, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा A माइनस लैम्डा G, राइट। और वेव नंबर, चलिए अब हम बात कर रहे हैं वेव नंबर की। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ में, सपोज करो मैंने की लेंथ ले ली L, दिस इज 1 यूनिट। अब 1 यूनिट यानी 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं। अब कितनी वेव्स आ रही हैं का क्या मतलब है, अब जो भी एक वेव होती है, वेव की एक लेंथ होती है। ओके तो अगर ये वेव की लेंथ इस L से 1 यूनिट से कम है सपोज, तो हम क्या बोलेंगे कि सपोज इसके अंदर 2 वेव आ गई 1 एंड 2, तो हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर क्या हो गया 2, क्योंकि कितनी वेव्स आई यहाँ पे, 2 वेव्स आई 1 यूनिट लेंथ में, राइट। अब मान लो कि सपोज करो मेरी एक वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके तो ये पूरी 1 वेव भी नहीं आ रही है, तो हमारा आंसर कुछ तो फ्रैक्शन में आएगा। ओके तो वेव नंबर हमारा क्या हुआ, कितनी वेव्स आ रही हैं पर यूनिट लेंथ में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 लैम्डा से, और इसकी यूनिट हो जाती है मीटर इनवर्स। क्लियर हो गई बात, वेरी नाइस। तो अब हमें सोचना कैसे है, हमें क्वेश्चन को अपोजिट तरीके से सोचना है, रिवर्स ऑर्डर में सोचना है। हमें निकालना है डेल्टा लैम्डा। तो हमें क्या क्या दिया है, हमको ना तो ये पता है ना हमको ये पता है, पर हमें ये दोनों पता है। ओके तो लैम्डा का हमको एक रिलेशन पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है VA अपॉन VG इज इक्वल्स टू NA अपॉन NG, राइट। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दिस इज NG अपॉन NA एंड इक्वल टू लैम्डा A अपॉन लैम्डा G। कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर G आएगा नीचे A आएगा, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ऊपर किसकी स्पीड आएगी। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो इस हमारी स्पीड डिक्रीज होती है। ओके राइट, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या रहती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो हमारा ऊपर जो भी नंबर आ रहा है आफ्टर डिवाइडिंग वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ओके तो हम क्या लिखते हैं, N इज इक्वल्स टू VA अपॉन VG, क्योंकि VA क्या है, इट इज ग्रेटर देन VG, राइट। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इन एयर, तो NG अपॉन NA। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कंसेप्ट ध्यान रखें कि रेयर टू डेंसर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। तो ये तीनों फार्मूलाज में आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके चलिए, तो अब हमें ये पता है लेकिन हमें ये दोनों नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, आप ये देखो, बाय दिस फॉर्मूला, नॉट बाय दिस, बाय दिस फॉर्मूला लैम्डा A अपॉन लैम्डा G,
वी नो वी ए इज इक्वल टू एफ लैम्डा ए, और वी ए क्या है, इट इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट, तो सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा ए। तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू एफ लैम्डा ए। तो यहाँ से लैम्डा ए आप निकाल लेंगे, तो ये लैम्डा ए आपका इससे निकल जाएगा। बाकी सोल्यूशन मैंने इसमें किया है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर, लेकिन आप एक बार इसमें से देख सकते हैं। ओके ठीक है, तो अब हमारा लैम्डा ए आ गया, तो लैम्डा जी कैसे निकल जाएगा, इट इज़ लैम्डा ए बाय एन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक बार इसमें देख लीजिए, देखिए हमने यहाँ से लैम्डा ए बाय लैम्डा जी करा, उसके पहले हमें लैम्डा ए नहीं पता था, तो लैम्डा ए हमने कैसे निकाला, यहाँ पर यू कैन चेक हियर, वी ए इज इक्वल टू एफ लैम्डा ए, तो लैम्डा ए हमारा इस कैलकुलेशन से निकल जाएगा। फिर इस लैम्डा ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी एंड वी गेट द लैम्डा जी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा ए माइनस लैम्डा जी, इस तरीके से आपका डेल्टा लैम्डा आ गया। और वेव नंबर कैसे, ग्लास में अलग होगा, एयर में अलग होगा, लेकिन हमें किस में निकालना है, ग्लास में। तो वेव नंबर इन ग्लास क्या हो जाएगा, 1/λ जी। बात समझ में आ गई। एक बार आप फिर से इसको देख लें। ओके यहाँ पर कंसेप्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे वेव नंबर लिखा है, उसका यूनिट लिखा है। वेव नंबर को हम प्रोपगेशन नंबर और एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। इफ सो प्रोपगेशन नंबर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर फैमिलियर विद वेव नंबर बट यू डोंट नो प्रोपगेशन नंबर। ओके, आई हैव रिटन ऑल नोट्स हियर, you can go through this also for reference. Now, what is the next question? It is in a double slit experiment, the optical path difference between the rays from two coherent sources at a point P on one side of the central bright band. देखो गाइज होता क्या है ना, कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें लगता है इतना लेंदी है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आपने डबल स्लिट पढ़ा ना, आप सबसे पहले यहाँ पे एक डबल स्लिट बना लो। दिस इज S1, दिस इज S2, ये हो गई स्क्रीन। ये पैरामीटर्स आपको ध्यान रहने चाहिए, इट इज़ D, इट इज़ स्मॉल d, ओके डन। ओके नाउ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा x की बात कर रहे हैं, बिटवीन द रेज फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज एट अ पॉइंट P ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज दिस। तो हमने मान लिया P यहाँ पे है क्योंकि एक साइड बोला है। नाउ तो डेल्टा एक्स पी कितना हो गया, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, एंड एट अ पॉइंट क्यू ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज दिस। तो इधर हमने क्यू मान लिया। अब डेल्टा एक्स क्यू क्या हो गया, इट इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन को क्या है ना, टेंशन नहीं लेना, आप जो दिया है वो लिखते जाएं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाता है व्हेन यू ड्रॉ अ फिगर। और फिगर बनाने के हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। ओके, हाउ मैनी ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इफ, दिस इज एक्चुअली नॉट इज, दिस इज इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज दिस। तो लैम्डा दिया है। अब पॉइंट ये है कि हमको ये नहीं पता कि P पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क, या Q पे कौन सी बन रही है। तो एक मैं ट्रिक बता रही हूँ जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके पहले आप ये समझें, अब अगर ये S1 है, यहाँ से एक रे गई और एक रे यहाँ से गई, तो ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता छोटा है। तो ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब, ऑप्टिकल यानी लाइट बेसिकली। तो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, छोटा रास्ता तय किया, यहाँ से यहाँ बड़ा रास्ता तय किया। तो कितना डिफरेंस है, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसको हम बोल देते हैं इट इज़ 90 डिग्री। तो ये एक्स्ट्रा है। ओके ठीक है, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं। हमारा, हम यहाँ से भी अगर एक ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा होता है, तो हमारा ये भी थीटा होता है। ये डेरिवेशन तो अलग ही है, आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा ये कैसे आते हैं, राइट। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आ जाती है वो आती है हमारी d साइन थीटा। क्लियर हो गई बात। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट साथ साथ बता रही हूँ। तो ये जो d साइन थीटा की वैल्यू आती है, ये होती है हमारी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, राइट। तो अभी हमें डेल्टा एक्स पी कितना दिया है, ये डेल्टा एक्स क्यू कितना दिया है, ये। इसमें भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इससे यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपका ये क्या हो गया, नाउ दिस इज डेल्टा एक्स क्यू, और ये क्या हो गया था, दिस इज डेल्टा एक्स
P। क्लियर हो गई बात? नाउ ओके, अब हमें ये नहीं पता कि ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है, तो हमें ये पता है कि अगर ब्राइट फ्रिंज बनती है इंटरफेरेंस में तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? एन लेमडा। और अगर डार्क फ्रिंज बनती है तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? 2n-1 लेमडा बाई 2। यहाँ n है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ n है 1 2 3 एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गई ये बात? ओके नाउ अब हम सबसे पहले इसको n लेमडा के बराबर रख के देखेंगे और देखेंगे n की क्या वैल्यू आती है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये एज्यूम किया कि यहाँ पर P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो हमने डेल्टा x1 को n लेमडा के बराबर रखा। जब हमने ये रखा तो n की जो हमें वैल्यू मिली वो फ्रैक्शन में आएगी। व्हेन यू डिवाइड 7.5 बाई 6 यू विल गेट वैल्यू इन फ्रैक्शन। तो कभी भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में होता है क्या? लाइक फ्रिंजेस कितनी बन रही है, हम बोलेंगे 1 2 3, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज नहीं बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे? वैसे हमें पता है कि अगर ब्राइट नहीं बन रही है तो कौन सी बन रही है? डार्क। तो आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई हैव डन अहेड ऑफ दिस। सो हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको हम डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या रखा? पाथ डिफरेंस इज 2n-1 लेमडा बाई 2। व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड n कितना आया हमारा? इट इज़ 13। नाउ व्हाट यू कैन सी, इट इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, राइट? सो यानी यहाँ पे क्या बन रही है? यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रही है। क्लियर हो गया? ऐसे ही हम Q पे निकालेंगे। Q पे पहले हम n लेमडा के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ ही गया, ये फ्रैक्शन में है ही नहीं। फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन आप एक बार घर पे इसको 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर रख के देखना, तो आपको आंसर फ्रैक्शन में आएगा कि या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके, तो हमारी यहाँ पे क्या बन गई? दिस इज ब्राइट फ्रिंज। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमको निकालना है कि कितनी ब्राइट एंड डार्क जो बैंड्स हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक जनरल बनाऊँ, इसको देखिए, ये ब्राइट फ्रिंज है। ओके, अब कई बार क्या होता है, चलिए हमें तो मिला 13th डार्क फ्रिंज, तो ND हो गया 13th और NB हो गया इट इज़ 3। ओके, तो NB है, एन ब्राइट जो है वो मेरी इस साइड है और जो मेरी डार्क है इस साइड है। अब इतना अभी तो चलो 13 है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर ये होती 79 76 तो प्रॉब्लम आता है। तो इसका एक तरीका है, आप क्या करो, अगर ये सेंटर ब्राइट अगर हमने लिया है ना, तो आप यहाँ पर एक डार्क फिर ब्राइट फिर एक डार्क, अब इस साइड हमारी डार्क ही बन रही है ना, तो हमने क्या माना, अभी तो 13 नंबर है वो बाद में सोचेंगे, लेकिन जब मेरी ये वाली ब्राइट ये डार्क बनती है तो उसके पहले मेरी कितनी डार्क बन रही है? उसके पहले मेरी ये तो हो गई 1 और 2, तो मेरी डार्क कितनी हो गई यहाँ पे 2। अब उसके पहले ब्राइट कितनी है? ओनली 1, यानी ब्राइट जो बन रही है डार्क से 1 नंबर कम है। ठीक है, समझ आया? कहाँ से ले रहे हैं हम? इसको नहीं काउंट कर रहे हैं सेंट्रल ब्राइट को, हम काउंट कर रहे हैं इसके बाद। क्लियर? तो अगर ये मेरा यहाँ पे डार्क 13 बन रही है P साइड में, तो मेरी ब्राइट कितनी बनेगी? 12। ये समझ में आ गया? ओके, अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पे ब्राइट बन रही है, तो ये हो गई डार्क, ये हो गई ब्राइट। तो यानी अगर देखा जाए तो मेरी एक ब्राइट जब इधर इस साइड एक ब्राइट बनती है तो उससे पहले एक ही डार्क बन रही है, यानी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जितनी ब्राइट उतनी ही डार्क, तो ये भी हो गई 3। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब अगर आप इनको सम करेंगे और एक सेंट्रल ब्राइट भी जोड़ लेंगे तो हमारी कितनी होती है? इट इज़ 26 + 6 इट इज़ 32, राइट? लेकिन हमको क्या चाहिए? बिटवीन P एंड Q, यानी जो P पे डार्क फ्रिंज है और Q पे ब्राइट फ्रिंज है, उनके बीच में निकालना है, तो 2 माइनस करनी पड़ेंगी, तो हमारा आंसर आता है 30। ओके, अब ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये मैंने यहाँ पूरा लिखा है लाइन बाय लाइन। यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब इस कंसेप्ट को मैं एक बार थोड़ा सा और आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ज़रा ध्यान से समझें। देखिए हम क्या करते हैं, ये है हमारा D और ये है हमारा कैपिटल D। सपोज मैंने एक ले लिया एंड दिस इज P पॉइंट, राइट? तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। दिस इज थीटा,
तो दिस इज ऑल्सो थीटा। अभी हम क्या निकालते हैं कि अगर हमारा डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर डी साइन थीटा 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो डार्क फ्रिंज बनेगी। ये तो समझ में आ गया। डी साइन थीटा क्या है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा एक्स लिख देते हैं, और इसको भी हम डेल्टा एक्स लिख देते हैं। दिस इज फॉर ब्राइट, दिस इज फॉर डार्क। ओके, अब ये जो साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा क्या है? देखो, सेंटर ब्राइट फ्रिंज से पी की डिस्टेंस है वाई। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अब देखिए, ये क्या है? दिस इज डेल्टा एक्स, और ये क्या है? डी। अगर इस वाले फिगर को मैं यहां बनाऊं, सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, एंड दिस इज डी, राइट? ओके, एंड दिस इज डेल्टा एक्स। आई बात समझ में? ओके, तो क्या इसको देख के क्या हम लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डी, राइट? तो यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू हो गया डी साइन थीटा। ओके, राइट। अब ये सारे जो एंगल्स हैं ना, ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो अब अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो ये सब एंगल छोटे हैं ना, ये वाला थीटा भी छोटा है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे ये देखो लिखूंगी, तो क्या मैं यहाँ से टेन थीटा लिख सकती हूँ? टेन थीटा क्या आ जाएगा? वाई अपॉन डी, राइट? अब बिकॉज ऑल एंगल्स आर स्मॉल, जब भी ऐसा होता है तो साइन थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, ये साइन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल टू दिस टेन थीटा, विच इज नथिंग बट डी इंटू वाई अपॉन डी। देखिए, आप क्वेश्चन को अगर रटेंगे, उसके आंसर्स रटेंगे, तो आप वेव ऑप्टिक्स नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो अब हम इसकी जगह यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? डी इंटू वाई अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये एक इक्वेशन आ गई। इससे हम क्या निकालते हैं? ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ओ पॉइंट। तो क्या हो जाएगी? इट इज डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ओके, अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे डी ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा। तो कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमारी ज़्यादा आनी चाहिए, तो इसीलिए कैपिटल डी ऊपर, स्मॉल डी नीचे। समझ में आ गई बात अच्छे से? कंसेप्ट ध्यान रखें कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और ये किसके बराबर होगा? टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है? वाई अपॉन कैपिटल डी। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, एंड सेम वी कैन डू फॉर डार्क फ्रिंज ऑल्सो। क्लियर? ओके, I have mentioned all notes here. यहाँ पर सारे नोट्स लिखे हैं, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। ये जो भी है रेड कलर से, ये सब नोट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम इज साइन इनवर्स 3/5, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल। ओके गाइज, अब पोलराइजिंग एंगल की बात हो रही है, तो पहले हम आइडिया तो ले लें कि होता क्या है पोलराइजिंग एंगल। तो हम क्रिटिकल एंगल और पोलराइजिंग एंगल में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब अगर इस एंगल को हम बढ़ाते जाएं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये 90 डिग्री हो जाती है। ओके, करेक्ट। ओके, तो हमारे अब आपको क्या दिख रहा है? जिस भी इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये हो गया आईसी। ये बात समझ में आई? ओके, अगर आप ध्यान देंगे तो आईसी की वैल्यू हमारी होती है साइन आईसी इज इक्वस टू 1/n/1। व्हाट इज n/1? चलिए मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, इट इज़ नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बाय स्नेल्स लॉ। सपोज दिस इज n1, दिस इज n2, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लाइट जा रही है, तो क्या लिखेंगे? n2 साइन आई सी इज इक्वल टू n1 साइन r, और r क्या है? 90 डिग्री, तो यहाँ मैंने 90 डिग्री लिख दिया, तो ये क्या हो गया? 1।
अब आप इधर N2/N1 कर दें और साइन IC को उधर ले जाएं, तो देखिए आ गया हमारा वैल्यू वही 1/sin IC इज इक्वल टू N2 या sin IC इज इक्वल टू 1/N21 या N डेंसर मीडियम। बात समझ में आ गई। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंस है क्रिटिकल एंड पोलराइजिंग एंगल में। हमारी जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ पे वो जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, डेंसर टू रेयर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलराइजिंग एंगल। तो पोलराइजिंग एंगल में क्या होता है, सपोज मेरी जो भी देखो लाइट्स जो भी आती है ना, इस तरीके से लाइट आती है किसी भी, देखिए पहले आप यहाँ पर एक कंसेप्ट को रीड करिए। जो भी हमारी अनपोलराइज लाइट बीम है, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, 2 कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक होता है पैरेलल टू सरफेस और एक होता है परपेंडिकुलर टू फर्स्ट। तो अगर हमारी ये सरफेस है, ओके, तो अगर मैं इस सरफेस को इस तरीके से बना दूं, चलो ये मेरी सरफेस है, तो एक मेरा होगा ऐसे और एक मेरा होगा ऐसे। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सॉरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। और ये जो कंपोनेंट है ये क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जब भी हमारी लाइट आती है अनपोलराइज लाइट, तो इसके 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं, एक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस पैरेलल के भी परपेंडिकुलर होता है और इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों के होता है। तो पोलराइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जब ये फॉल करते हैं इस तरीके से, जब ये फॉल करते हैं तो कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। मेनली जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं, जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट्स हैं, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्रैक्शन उनका कम होता है। तो इसीलिए जो तो ये दोनों लाइट्स हैं, ये दोनों लाइट्स क्या हो जाती हैं, ये दोनों हमारी पोलराइज लाइट हो जाती हैं। ओके, राइट। तो ये होता है पोलराइजेशन में। बट द पॉइंट इज कि पोलराइजिंग एंगल क्या होता है। पोलराइजिंग एंगल में क्या होता है कि जो भी आपकी अनपोलराइज लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है, खाली कौन सी वाली, कौन सा कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होगा, विच इज पैरेलल टू द सरफेस। केवल ये कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होता है, पहली चीज। लेकिन इसके अंदर दोनों होते हैं, इसमें दोनों आएंगे। तो ये तो हो गई हमारी पार्शियली पोलराइज्ड। ओके, और ये वाली क्या हो गई हमारी फुल पोलराइज्ड, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो होता है, ये जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में, वो होता है 90 डिग्री। तो ये तो इंसिडेंट एंगल को फिर हम बोलते हैं इट इज पोलराइजिंग एंगल। ओके, लेकिन यहाँ जो लाइट जा रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट पढ़ लें एक बार। Unpolarized light beam is described by 2 electric field components, one parallel to surface, other is perpendicular to first and to the direction of propagation. Parallel components reflects more strongly than the other component, so beam is partially polarized. Refracted beam is partially polarized. Polarizing angle is the angle of incident at which reflected beam is completely polarized. So this is important. आप एग्जाम में अगर अंडरलाइन करके आएंगे ना, तो एग्जामिनर को बहुत इजी रहता है, अरे इसको पता है कैसे करना है प्रॉब्लम। ओके, और सेम एक छोटा सा फिगर बनाया है ये, तो एग्जामिनर को लगता है अच्छा इसको पता है कैसे करना है, तो वो अगर पूरा भी नहीं पड़ेगा ही विल गिव यू मार्क्स। विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड बीम इज पार्शियली पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये भी अंडरलाइन करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। If critical angle of a medium is sin inverse 3/5, find the polarizing angle. Okay, अब यहाँ एक और चीज़ है, हमें polarizing angle निकालना है। So this is incident ray, this is reflected ray, this is refracted. तो ये हो गया R, इन दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो दिस इज अगेन R। और तो अब हम यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, I + 90 + R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा, R क्या आ जाएगा, 180 - I। और ये I क्या है, पोलराइजिंग एंगल। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसी एंगल पे
जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फुली पोलराइज्ड है, पैरेलल जा रहा है, खाली पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और ये वाली जो रिफ्रैक्टेड है वो पार्शली पोलराइज्ड है, और ये दोनों 90 डिग्री पे है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस आई पी। चलो N1 N2 लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो N1 साइन आई पी इज इक्वल टू N2 साइन आर। अब आर की जगह हम क्या लिख देंगे 180 माइनस आई पी। ओके राइट। अब क्या करेंगे हम 180 माइनस आई पी, आई एम सॉरी आई डिड मिस्टेक हियर गाइज, दिस इज आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी। तो यहाँ पे आएगा 90। अब हमें अच्छे से पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इट इज N2 कॉस आई पी, और ये क्या है N1 साइन आई पी। अब कॉस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan आई पी इज इक्वल टू N2 बाय N1। तो यहाँ से पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू क्या आ गई tan आई पी इज इक्वल टू N2 1। तो दैट यू विल हैव टू लर्न, ये तो समझाने के लिए था खाली, कि साइन आई सी होता है 1/N2 1 और tan आई पी होता है N2 1, यानी पोलराइजिंग एंगल इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके क्लियर। चलिए लेट्स प्रोसीड। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल हमको दिया है यस साइन इनवर्स 3/5। ओके फाइंड द पोलराइजिंग एंगल। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है। आप पहले आई सी निकाल लेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 यानी हमको 1/N2 इज गिवन, तो इससे N2 1 क्या आ जाएगा 5/3। वी यूज फॉर्मूला आई पी इज इक्वल टू tan इनवर्स N2 1। तो इससे हमारा कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है। ठीक है, आई हैव रिटन ऑल नोट्स हियर। हाँ, ये पोलराइजिंग एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, तो ये अलग अलग नाम आपको लर्न होने चाहिए। चलें आगे, चलिए, थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ ग्लास प्लेट एज अ पोलराइजर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.633 कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट इज पोलराइज। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़े वैसे वैसे लिखते जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड बोल रहा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए भैया, n इज इक्वल टू tan आई पी। ओके, फिर हमने आई पी निकाल लिया, खत्म। क्वेश्चन बड़ा है छोटा है डरना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखते जाएंगे। छोटा सा डायग्राम अगर आपको लगता है बना के मुझे समझ में आएगा, बनाते जाएंगे और उसको फिर सॉल्व करते जाएंगे। और क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सोचेंगे, क्या निकालना है, उसके लिए क्या क्या दिया है ना, और अगर नहीं दिया है तो कैसे निकाल सकते हैं हम उसको कैलकुलेट करके, वो सब सोचना है। ओके, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, अरे यंग्स एक्सपेरिमेंट बोल दिया भैया, तो फटाफट से मैं एक छोटा सा बना लेता हूँ क्योंकि मुझे याद आ जाएगा जैसे ही मैंने बनाया है ना। S1 S2 S बन गया। 1 मिनट लगा और आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो भैया लिख लो। राइट, कितना दिया है, ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ 2 स्लिट्स, what will be the ratio of intensity of 2 interfering waves। width यानी W1 by W2 निकालना है। ओके, रेशियो ऑफ, और I1 by I2 भी निकालना है। ओके, क्योंकि यहाँ से अब देखो, इसको समझो, इसको डायग्राम को यहाँ पे देखो। स्लिट हमारी ऐसी है। अभी जो स्लिट होती है ना, ये सामने से आपको इतना सा दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये ऐसे लंबी होती है। तो इनका एक एरिया हो गया, सपोज ये विड्थ है W और ये है लेंथ L, तो एरिया क्या हो गया W इंटू L। तो हमें ये विड्थ की बात कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है कि इनका विड्थ का रेशियो क्या होगा, W1 by W2 कितना होगा। ओके, तो पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। जो यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है, वो इंसिडेंट लाइट यहाँ पे जाएगी, ठीक है, यहाँ से इनमें इंटरफेरेंस होगा और यहाँ पर हमारी फ्रिंजेस बनेंगी। ओके, तो हमारी जो, इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, स्लिट पावर। जो इंटेंसिटी यहाँ पे फॉल हो रही है, तो उससे हम यहाँ की स्लिट पावर निकालते हैं कि यहाँ की पावर कितनी है, जिससे आगे जाने वाली लाइट्स की इंटेंसिटी हमें पता लगे।
ओके, तो पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, जितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है इनटू एरिया। भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी यानी पावर अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। आ रही है बात समझ में। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया पावर। पावर क्या हो जाएगी, इंसिडेंट इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब एरिया कितना है स्लिट का, W इंटू एल, W इंटू एल, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, विड्थ के, नो डाउट लेंथ के भी है, बट अगर वो लेंथ की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें सीखने को मिल गई। अगर वो लेंथ की बात करेंगे तो आप लेंथ के भी प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, अगर वो विड्थ की बात करें तो आप विड्थ के ही प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। ओके, तो आपको दो तीन चीज़ें सीखने को मिल गई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू विड्थ। अब क्योंकि जो स्लिट है इट प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, इफ स्लिट प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट पावर। यहाँ से कितनी पावर की रेज आ रही है उसके प्रोपोर्शनल हो गई, राइट। तो अगर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट पावर, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, विड्थ के, विड्थ ऑफ द स्लिट। क्लियर हो गया कंसेप्ट, बहुत अच्छे से, एक्सीलेंट। अब यहाँ पर अब आप एक बात समझेंगे, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू W। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आई मैक्स बाय आई मिनिमम। ओके, तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि आई मैक्स क्या होता है। देखो हमारा आई का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. What is phi? It is the phase difference between two waves, right? ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, cos 5 1 होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे ही मिनिमम के लिए cos 5 के लिए क्या नहीं चाहिए, cos 5 शुड बी -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, वेरी नाइस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में। ओके, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए I1 अपॉन I2 का रेशो इंटरफेयरिंग ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स। तो आप रूट I2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो 36/16 का आ जाएगा 6/4। उसके बाद नॉर्मल मैथ्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन यू विल गेट दिस। क्या आया ये, रूट I1 बाय रूट I2। लेकिन W क्या है हियर, यहाँ पे क्या है, W इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। तो यहाँ से हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा विच इज़ नथिंग बट 25/1। तो हमारा आंसर आ जाएगा W1 बाई W2 इज I1 बाई I2 इज इक्वल टू 25/1। आ गई बात समझ में। ओके, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है, अगेन यंग्स एक्सपेरिमेंट, 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 4 mm, यानी D दिया है। तो आपने जैसे ही ये पढ़ा 2 स्लिट, पहले तो यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, ये बना लेने का है। ओके, फिर आगे बढ़ना है। तो सेपरेटेड बाय 4 mm आर इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा भी लिख लिया। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट, तो ये D की वैल्यू भी लिख ली। फाइंड द चेंजेस इन द फ्रिंज विड्थ इफ द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज बाय दिस एंड डिक्रीज बाय दिस। अब देखो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको यहाँ पे निकालना है कि अगर हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ यानी W। अगर हमारा सेपरेशन यानी D की बात करें, फर्स्ट केस में हमारा हो जाए D+1, मतलब 1 mm है तो चलिए 10⁻³ लिख लेते हैं, या इसको हम mm में लिख लेंगे तो D+1, और D2 हो जाए हमारा D-1। ओके, अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है यानी कि हमारी फ्रिंज जो ऐसी फ्रिंजेस बन रही है ना, ये जो फ्रिंज बन रही है, एक मान लो ये डार्क फ्रिंज है, तो इसकी विड्थ कितनी है। ओके, तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू n लैम्डा y कैपिटल D बाय y स्मॉल d बाय कैपिटल D, राइट। तो ये होता है n लैम्डा, तो इससे हम निकालते हैं y इज इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अगर हमारी n इज इक्वल टू 1 है तो कितना हो जाता है, लैम्डा D बाई D,
और अगर n इज इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाता है 2 लैम्डा डी बाई डी। अब ये फर्स्ट फ्रिंज की डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर पॉइंट, तो फ्रिंज विड्थ के लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आती है लैम्डा डी बाई डी। सेम चीज़ आपकी डार्क फ्रिंज में भी होती है। सो अभी हम फिलहाल ये ध्यान रखेंगे कि आप याद कर लें लैम्डा डी बाई डी इज़ द फ्रिंज विड्थ। ओके, अब हमें निकालना है सेपरेशन, यानी मान लो इससे जो फ्रिंज विड्थ आ रही है वो आ रही है W1 और इससे आ रही है W2, तो हमें निकालना है व्हाट इज़ W1 माइनस W, व्हाट इज़ W2 माइनस W। ओके, तो पहले तो W1 W2 चाहिए गाइस, है ना। तो W हमको पता है ये है। अब चेंज क्या कर रहे हैं, ये खाली ये चेंज कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आपको पता है इससे कोई मतलब ही नहीं है, लैम्डा और कैपिटल डी में कोई चेंज नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली से W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो नाउ W1 क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D1, दोनों को डिवाइड कर दो, तो W अपॉन W1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D। तो इससे W1 कितना आ जाएगा W इंटू D अपॉन D1 और D1 कितना है D प्लस 1। तो ये आपका W1 निकल गया। सिमिलरली आप W2 निकाल सकते हैं, ये दोनों निकल गए। अब डिफरेंस निकालना है तो W1 में से W माइनस करें और W2 में से W माइनस करें। ओके, समझ आया। तो ये सारा सोल्यूशन यहाँ पे किया है, थोड़ा डिफरेंट तरीका है। एक वो तरीका था जो अभी बताया, एक ये तरीका है कि पूरा फॉर्मूला से W1 निकालो, बट इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। तो जो मैंने अभी बताया है शॉर्ट मेथड, दैट इज़ मच बेटर, कि आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करें। तो आई कैन राइट हियर ऑल्सो W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि W1 अपॉन W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन D1 अपॉन 1 अपॉन D। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, चलें आगे, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू। नेक्स्ट वही का उसका सेकंड पार्ट है, सॉरी। तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दिस, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया है। W2 निकालेंगे, फिर फ्रिंज विड्थ निकालेंगे दोनों केसेस में। आई हैव रिटन ऑल शॉर्ट नोट्स ओवर हियर, यू कैन गो थ्रू दिस डायरेक्टली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ वाटर सरफेस। अच्छा, अब देखो ये रे ऑफ लाइट आ गया, वाटर सरफेस आ गया, तो वैसे सोचना चालू करो कि क्या पूछ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो सबसे पहले आपको लिख लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस। ध्यान रखें गाइस, इसीलिए पिक्चर बनाना ज़रूरी है, एक छोटा सा डायग्राम। तो यहाँ से सरफेस से 40 डिग्री हमने बना दिया। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब क्या आ जाएगा, ये दिस इज 40, सो दिस इज 50। अब सिंपल स्नेल्स लॉ, और गाइस स्नेल्स लॉ की एक बेस्ट ट्रिक है कि फॉर्मूला ना रटे। आप स्टार्ट करें, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उससे मल्टीप्लाई करें। यानी मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूंगी ना तो मैं पता है क्या लिखूंगी, मान लो ये रेयर है तो मैंने इसको N1 ले लिया और इसको N2, तो यहाँ से लाइट आ रही है तो क्या लिखूंगी मैं इसको N1 साइन 50। अब जिसमें जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उससे मल्टीप्लाई कर दो N2 साइन R। तो आप वो फॉर्मूला मत रटें कि N21 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो बस हमने ये फॉर्मूला लगाया, R कैलकुलेट करा एंड वी गेट द आंसर। अब एक चीज़ ध्यान रखें, कई बार अभी तो इन्होंने दिया है कि ये एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस है, कई बार ये नहीं देते, बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल और ग्लैंसिंग एंगल 40 डिग्री है। सो यू शुड नो व्हाट इज ग्रेजिंग और ग्लैंसिंग एंगल। तो ये एंगल वही होता है बिटवीन रे एंड सरफेस टेंजेंट, मतलब ये जो रे है और ये सरफेस, इनके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम ग्रेजिंग एंगल और ग्लैंसिंग एंगल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अगेन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेव। अभी अभी हमने पढ़ा कि वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर होता है कि एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं, तो वो कैसे निकालते हैं हम। मान लो मेरी यूनिट लेंथ 1 है, 1 मीटर मान लो सपोज, तो उसको आप वेव लेंथ की उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 6 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम इज सेम एज द नंबर ऑफ वेव्स इन x सेंटीमीटर ऑफ अ मीडियम इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 3/2। तो हमें यहाँ पे क्या बता है, देन फाइंड x। ओके,
आगे बात समझ में। अब इन्होंने ना हमको ये नहीं दिया है कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज नॉट गिवन, बट हमें क्या दिया है यहाँ पे ट्रिक, नंबर ऑफ वेव्स इन 6 सेंटीमीटर इज सेम एज नंबर ऑफ वेव्स इन x सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n32 क्या होता है, सॉरी n32 नहीं, हियर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी इट इज लाइक ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ये हो गया, अगर मैं इसको लिखूँ सो दिस इज n21 लिख लेते हैं फिलहाल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, λ1/λ2। ओके राइट, हाँ, तो अब हमें ये रेशो दिया है बेसिकली, गॉट इट। ओके, नंबर ऑफ वेव्स इन 6 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम दिया है, तो आप क्या करोगे, ये देखो आपने वैक्यूम का लिखा वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि वेव नंबर क्या देता है हमको, पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव आ रही है, तो पर यूनिट लेंथ में जितनी वेव आ रही है, ठीक है, उसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा 6 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ रही हैं, एंड ये किसके बराबर है, v मीडियम इंटू x के बराबर। ओके, फिर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये लैम्डा मीडियम इधर चला जाएगा, लैम्डा मीडियम अपॉन दिस इंटू 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/n। ओके, बात समझ में आ गई। अब n क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बात समझ में आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पे आई हैव रिटन फ्यू नोट्स, यू कैन गो थ्रू दिस जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, स्पीड इंटू वेव नंबर, ध्यान रखिएगा। ओके, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। अरे फिर से यंग्स एक्सपेरिमेंट आ गया, तो आप फिर से छोटा सा फिगर बनाएंगे बिकॉज दैट्स गोना बी वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइज। ओके, तो इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 3 mm, यानी क्या दिया है, d, लिखते जाएं, बहुत ईजी रहेगा, लिखते जाएं, वेरी वेरी ईजी। इफ यू गो थ्रू बाय दिस मैथड दिस इज गोना वेरी वेरी ईजी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर, कैपिटल D गिवन, वेवलेंथ गिवन। ओके, फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो दिमाग में फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। नाउ if entire apparatus is immersed in a liquid of this, then find change in fringe width. Oh my god, ये क्या आ गया, very complicated. It is not complicated guys at all. Listen to me very carefully. Fringe width क्या होती है, this, okay, पहले में हमको निकालना है कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, लैम्डा गिवन, d गिवन, यू कैन कैलकुलेट। मैंने कहा ना आप रिवर्स ऑर्डर फॉलो करें तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। क्या पूछा गया है वो फॉर्मूला लिखें, उसमें क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करें। अब बोला है कि एंटायर एपरेटस को लिक्विड में रख दिया। अब जब लिक्विड में रखते हैं तो क्या कैपिटल D चेंज होगा, नहीं ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, नहीं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, नहीं। तो क्या चेंज होगा, खाली लैम्डा। और लैम्डा क्या होगा, डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाएगा। तो हम नया लैम्डा जो हमने डेंसर में रखा है क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू, यानी लैम्डा बाय n लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया, क्लियर। ओके, तो बस आपका क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि w डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय n21 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। अब चेंज निकालना है तो w माइनस w डैश। देखिए लैम्डा बाय n, तो हमने फ्रिंज विड्थ निकाल ली बाय कैलकुलेशन ऑल दिस, यहाँ सारी कैलकुलेशन है, और फिर चेंज इन फ्रिंज विड्थ हमने निकाल लिया। एंड यहाँ पे मैंने कंसेप्ट भी लिखे हैं, यू कैन गो थ्रू बाय दिस डायरेक्टली, यू कैन लर्न फ्रिंज विड्थ, न्यू फ्रिंज विड्थ इज w बाय n। तो यू नीड नॉट टू डू ऑल द कैलकुलेशन अगेन, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव डन इट। ओके गाइस, तो यहाँ जब वेन एवर यू कैलकुलेट w, डायरेक्टली डू w बाय n, यू विल गेट द न्यू फ्रिंज विड्थ। Now, the refractive index of glass and water with respect to air is this and this. Determine refractive index of glass with respect to water. अब ये वाटर ग्लास ये बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है गाइस, जस्ट फॉलो द मैथड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो आप लिखेंगे Ng, लिख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हाँ जी लिख लिया। डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखो पहले, NGW।
अब आपको पता है कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, राइट? तो मेरी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो इसीलिए मेरा पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आएगा और वाटर का नीचे आएगा। ओके, तो हमने क्या किया, 3/2/4/3 एंड वी गॉट द आंसर 9/8। एक और चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी है, मान लो 3-4 सरफेस दे रखे हैं N1 N2 N3 और हमसे पूछा है थर्ड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मेथड फॉलो करना है। N21 पता है, N2/N1, N32, N3/N2। अब N31 को क्या लिखूंगी मैं, N3/N1। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बिफोर दैट यू विल हैव टू सी कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। आप फॉर्मूला रटे मत, प्लीज़ मत रटे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो N2 से N2 कट जाएगा तो N3/N1 आ जाएगा। बच्चे ब्लाइंडली लर्न भी कर लेते हैं कि कई बार इस डायरेक्ट कि भाई N31 क्या होगा, N21 इंटू N32 लर्न कर लो। लर्न मत करिए बिकॉज आपका एक जगह वो तुक्का बैठ जाएगा, बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर विद द कंसेप्ट नहीं होगा गाइज। ओके, चलिए क्लियर है, चलें आगे। थैंक यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया भाई यंग्स डबल स्लिट। ओके, चलिए, तो द स्लिट्स आर 0.5 mm अपार्ट, यानी स्मॉल d इज गिवन and interference is observed on a screen placed at a distance of 100 centimeter, यानी capital D is given. It is found that 9th bright fringe is at a distance of 8.835 mm from the second dark fringe. Okay, अब यहाँ ध्यान दें, मैं पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ती हूँ, पहले मैं सारा लिखती जाती हूँ। 9th ब्राइट फ्रिंज यानी ये मेरी सेंट्रल है, तो मेरी ये सपोज करो 9th ब्राइट फ्रिंज है, सेम साइड लिखा है गाइज, और ये है मेरी सेकेंड डार्क फ्रिंज। ओके, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो सपोज करो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई YB और इसकी हो गई YD, तो व्हाट इज गिवन, YB माइनस YD इज गिवन। क्लियर हो गई बात? ओके, अब हमें और क्या क्या दिया है, हमको दिया है क्या, स्मॉल d और कैपिटल D। तो आप ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नहीं याद है तो मैं तो सीधा बोलती हूँ, आप ऐसे याद रखो, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन कैपिटल D, दिस इज n लैम्डा। y क्या होगा, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब 9th है तो n की जगह 9th लिख दो, 9th आ गया। डार्क के अंदर क्या होगा, डार्क के अंदर हमारा फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 3/2, तो YD हो गया ये। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और इसको इसके बराबर रख दो, जो हमें दिया हुआ ना 8.835, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन हियर ऑल्सो गाइज। ओके, द होल कंसेप्ट इज देयर, आपको इसके अंदर विद कंसेप्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the optical path difference between two identical waves arriving at a point is this. Is the point bright and dark? Okay, 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 okay. What is given? What is given? क्यों भूल जाते हैं, बार बार वही भूल जाते हैं। आपको यही लिखना है, क्या गिवन है, डेल्टा x गिवन है 371 लैम्डा। पूछा क्या है, पॉइंट ब्राइट है या डार्क है। पाथ डिफरेंस हमको दिया है 0.24 mm, मतलब डेल्टा x दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ये तो सीधा है, ये वैल्यू यहाँ रखो तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। बट पॉइंट इज कि व्हाट इज द ब्राइट और डार्क। तो ट्रिक ट्रिक ट्रिक, आपको पता है अगर ब्राइट है तो n की वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, तो सपोज पहले n लैम्डा रखेंगे। ओ, तो आंसर तो मिल गया, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में नहीं है, n इज इक्वल टू 371, सो दिस इज ब्राइट। बट आप घर पे 2n-1 लैम्डा बाई 2 भी रख के देखना, उससे आपको पता लगेगा यहाँ पे n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, यानी डार्क नहीं है। आंसर क्या है, ब्राइट। ओके, ये सारा पूरा वही सॉल्यूशन है, मैंने दोनों रख के दिखाए हैं। ओके, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यूनिट याद रखें, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी रेशो 81:1। जैसे ही पढ़ें वैसे ही लिख लें, ठीक है।
प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। आई मैक्स बाई आई मिनिमम निकालना है, यही हमारा फंडा है, किया है हमने ऑलरेडी डिस्कशन, ठीक है। बस यू विल गेट द आंसर। ये सब कुछ है मेंशन कॉन्सेप्ट हियर। सी गाइस, दो वेव्स हैं, A1 sin ओमेगा टी, A2 sin ओमेगा टी प्लस 5, उसका एम्पलीट्यूड निकाला, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यू कैन डू रिवीजन फ्रॉम हियर, साथ साथ आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड cos 5 शुड बी 1, तो ये हो गया। फॉर मिनिमम cos 5 शुड बी -1, तो ये हो गया। ओके, अब ये तो चलो आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो इंटेंसिटी भी सेम है, उस केस में भी आपको पता होना चाहिए ए मैक्स क्या आएगा 4a² और आई मैक्स क्या आएगा 4i0। और अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेव, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 2a cos 5/2 और इसका क्या होगा 4i0 cos स्क्वायर 5/2। कुछ नहीं किया है गाइस, कुछ नहीं किया है। आई की जगह i1 की जगह i0, i2 की जगह i0 और इसको सॉल्व कर लो, इजी है, यू गेट दिस। सिमिलरली हियर, ठीक है। नाउ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिख गया, राइट डाउन हियर। Two slits on a screen perpendicular to the direction of light rays. If the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeter. Screen 2 meter यानी D दिया है, ओके। ब्राइट फ्रिंजेस कितनी दिया, टोटल सेपरेशन कितना दिया 2 सेंटीमीटर, 10 ब्राइट फ्रिंजेस का, ओके राइट। देन हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। क्लियर। अब अगर 10 ब्राइट फ्रिंजेस का डिफरेंस आपको दिया है तो क्या आप फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको गिवन है, ओके। आपको पता है कि एक फ्रिंज विड्थ को हम लिखते हैं λd/d, ओके। तो ये क्या है w, तो 10 का लिखना है तो क्या लिखेंगे 10w। 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन 2 मीटर अवे लिखा है ना, तो कितना दिया आपका, दिस इज 2 सेंटीमीटर, तो W कितना आ जाएगा 2/10। और ऑब्वियसली सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे जो हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो उससे आपकी क्या निकल जाएगी, फ्रिंज विड्थ निकल गई। यू नो द लैम्डा, यू नो द D, यू कैन फाइंड आउट स्मॉल d। ओके गाइस, क्लियर। चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। हाँ, बाई प्रिज्म, भाई सबको डराता है भैया, बहुत डराता है, कैसे करें कुछ समझ ही नहीं आता इसके अंदर। तो अब आपको समझ में आएगा आज। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। बाई प्रिज्म कैसे बनता है। बाई प्रिज्म में हम दो प्रिज्म लेते हैं विच आर राइट एंगल, ओके, दोनों राइट एंगल है, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल हो जाता है 179 डिग्री 20 मिनट, ओके क्लियर। अब ये हमने इसको जोड़ा ना, तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप यहाँ पे एक सोर्स रखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये दो वर्चुअल सोर्स क्रिएट करता है। किस तरीके से करता है, एक बार समझो। आपकी एक रे ऐसे गई, जब ये रे, एक्चुअली मैं बड़ा बना के दिखाती हूँ आपको, रुकिए एक मिनट। ये देखिए, आपने ये ऐसे बना है, ओके, ये पार्टीशन है, ये है मेरा सोर्स। यहाँ से मेरी एक ये स्क्रीन बना देते हैं, एक रे मेरी ऐसे गई, और आप देखो यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट, ये परपेंडिकुलर डालो पहले। जब आप परपेंडिकुलर डालोगे, ये जो जा रही है दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक्चुअली ये ऐसे जानी थी पर ऐसे नहीं गई, तो ये बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे बेंड हो गई। सपोज इस पर ये हमारी ऐसे हो जाती है। अब ये 90 डिग्री फॉल कर रही है, तो ये जाएगी कैसे, ऐसे चली जाएगी, ओके। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, ओके। अब मान लो जो रे मेरी यहाँ फॉल कर रही है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, ये ऐसे जानी चाहिए थी पर ऐसे नहीं गई, तो ये थोड़ी सी बेंड हो गई। तो थोड़ी सी बेंड हुई तो सपोज ये ऐसे चली गई। आई बात समझ में, है ना। और ये जो आई, ये भी मेरी ऐसे चली गई। ये थोड़ा सा और, अभी समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और बेंड कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स ने इंटरफेरेंस किया, तो हमारा ये वाला एरिया फॉर्म हो गया। तो इन सब में इंटरफेरेंस होगा और फिर यहाँ पर हमारी फ्रिंजेस फॉर्म होंगी। लेकिन पॉइंट क्या है,
बाई प्रिज्म आपके लिए दो वर्चुअल सोर्स क्रिएट कर रहा है, इसको पीछे लेके जाओ और इसको भी पीछे लेके जाओ, ये देखो, यहाँ इसको पीछे लेके जाओ और इसको भी पीछे लेके जाओ, ये देखो, तो ये दो वर्चुअल सोर्सेस क्रिएट हो गए। तो बाई प्रिज्म क्या करता है, दो वर्चुअल सोर्स क्रिएट करता है, और क्योंकि ये दोनों सोर्सेस एक सोर्स से क्रिएट हो रहे हैं तो दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेस। समझ में आई बात? अब यहाँ कुछ कुछ पॉइंट समझने के, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा जो डबल स्लिट में था, कंफ्यूज नहीं होना, और सोर्स से यहाँ तक की डिस्टेंस भी वही रहेगी, कैपिटल डी, पहले हम वही लिखेंगे गाइस। ओके, नाउ ये जो ये रे आ रही थी इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, तो ये क्या हो गया, इट इज डेल्टा, नथिंग बट द डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्ट हो गई है यहाँ अपने पाथ से, राइट, या डेविएशन बोल लो, आई बात समझ में? ओके, डेविएशन भी बोल सकते हैं इसको। ओके, अब हम क्या मानते हैं, सोर्स से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज ए है बाई प्रिज्म तक, और यहाँ तक की डिस्टेंस है बी। क्लियर? तो डी किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी के। ओके, अब यहाँ पे ये जो ए है, अब देखो हम ये डेविएशन भी कई बार निकालने के लिए आता है, तो डेविएशन हम कैसे निकाल देते हैं, फॉर्मूला है म्यू -1 इंटू ए। व्हाट इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे क्या है, ये छोटा वाला एंगल ए। आ गई बात समझ में? ए क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप यहाँ से डेल्टा भी निकाल सकते हैं, अगर आपको डेल्टा दिया है आपको म्यू निकालना है तो म्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर? बाकी सारे फॉर्मूला सेम है गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जितने भी हमने पढ़े हैं, फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज, एवरीथिंग इज सेम, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द सोर्स लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, पॉलीक्रोमेटिक नहीं होना चाहिए। पॉलीक्रोमेटिक मतलब मोर देन वन वेवलेंथ। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गया? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा है डेविएशन, और बाई प्रिज्म में यूज आता है दो वर्चुअल सोर्सेस क्रिएट करने के लिए। ओके, चलो नाइस। अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो, इन अ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा दिया है, लिख लिया। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाई प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर, ए दिया है, लिख लिया। डिस्टेंस बिटवीन बाई प्रिज्म एंड आई पीस, हाँ अब इसको ना, ये स्क्रीन को ना हम कई बार आई पीस भी बोल देते हैं, स्क्रीन को आई पीस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए एंड बी। ओके, तो आपकी टोटल डी निकल गई। पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट बैंड ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल बैंड एंड फिफ्थ डार्कर बैंड ऑन अदर साइड। फिफ्थ ब्राइट और फिफ्थ डार्क, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, एन लैम्डा डी बाई डी, 5 लैम्डा डी बाई डी, और इसमें 2n - 1 दिस दिस दिस। तो जब हम अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, तो ये सेंट्रल हो गया, इससे मान लो मेरी फिफ्थ ब्राइट बैंड इधर है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा डी बाई डी, वाई बी, राइट। डार्क बैंड इधर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n - 1 लैम्डा बाई 2 एंड दिस। सब कुछ दिया है, लैम्डा, कैपिटल डी, स्मॉल डी, एवरीथिंग इज गिवन। दोनों को निकालो और दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गई बात? एनी डाउट टिल हियर? इसको देख लो एक बार। ओके, अब इसको देख लो। आई हैव रिटन ऑल एक्सप्लेनेशन हियर, जिससे क्वेश्चन कैसे हुआ है वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। चले, चलो। अब यहाँ एक और पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये आएगा आपके क्वेश्चंस में। बाई प्रिज्म के अंदर क्या होता है, कई बार हम बाई प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में लेंस रखते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझिए कि होता क्या है, बाई प्रिज्म की वजह से हमारे ये दो सोर्स क्रिएट होते हैं, S1 एंड S2, ठीक है। अब मान लो मैंने ये, आपने पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस की दो पोजीशन हम रख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन से जो हमारे शार्प इमेजेस बनती हैं, अब उसकी यहाँ पे इसकी सोर्स से डिस्टेंस u है और स्क्रीन से v है, तो अगर हम इसको शिफ्ट करते जाए तो एक ऐसी पोजीशन आती है जो फिर से मेरी यहाँ पे शार्प बनती है, उसके बीच में शार्प नहीं बनती, तो ये वो सेकंड पोजीशन ये है। तो ये देखा गया कि ये जो सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन में एक रिलेशन है कि दोनों की ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस एक्सचेंज हो जाती है। तो वो एक ऐसी पोजीशन है जब पे दोनों पे शार्प इमेजेस बनती हैं, राइट। ओके, तो हमने क्या किया, जब पहले कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रखा
तो आप ये ध्यान दो, ये जो S1 है ना, ये S1 से यहाँ पर मेरी ये कन्वर्ज हो जाएंगी। तो S1 की शार्प इमेज एक यहाँ बनी और S2 की एक शार्प इमेज यहाँ बनी। सिमिलरली हियर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने लिखा इनका रिलेशन, हमने लेंसेज में पढ़ा है मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाए, ये दो ये इमेजेस हैं, तो D1/D इज इक्वल टू V/U। ये देखो मैग्नीफिकेशन। फॉर दिस D2/D इज इक्वल टू V/U। ओके, अब फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारा, D1/D2 इज इक्वल टू D²। तो D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट D1/D2। अब ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इसको समझिए। पॉइंट आता है कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस, हम इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब हमारा बाई प्रिज्म जो है, देखो ये जो बाई प्रिज्म है ना, ये बाई प्रिज्म से जब ये दो वर्चुअल सोर्स बनते हैं ना, तो ये इन दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमको नहीं पता होता व्हाट इज डी, स्मॉल डी, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, हमको वेवलेंथ पता है, राइट, हमको सब कुछ पता है, पर हमको ये नहीं पता। तो ये निकालने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, स्मॉल डी वाला, ये वाला, दिस वन। ओके, तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट D1/D2। आई बात समझ में क्लियर? ओके, तो इसमें आप पहले फर्स्ट पोजीशन पे लेंस रखेंगे, इमेजेस बनेंगी यहाँ पे, उनके बीच का डिस्टेंस D1, फिर सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, इन दोनों की डिस्टेंस एक्सचेंज हो गई है, U और V। ओके, तो आपकी शार्प इमेजेस दिखाई देंगी। फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट D1/D2। ओके, तो ये D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्सेज। इन अ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट। ये देखो, ये दिया है द डिस्टेंस। डायग्राम बनाने का फायदा है, बहुत फायदा है, समझ में आता है क्वेश्चन कैसे करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंड एंड 15th डार्क बैंड इज 3 mm, यानी मुझे YD दिया है 2, है ना, बाय समझ में 2n-1 लैम्डा D/D, YD दिया है। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज इंटरपोज्ड बिटवीन द बाईप्रिज्म एंड आईपीस, ये कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 112.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेजेस इज फाउंड टू बी दिस, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और प्लीज डायग्राम बनाएं। जैसे ही आपने ड्रॉ किया ना, एक बाईप्रिज्म, उसके बीच में कॉन्वेक्स लेंस और ये, तो आप रिलेट कर पाएंगे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। क्या, कॉन्वेक्स लेंस करने से हमें यहाँ पे सोर्स की दो इमेजेस दिखाई देती हैं, शार्प इमेजेस, उनके बीच का डिस्टेंस होता है D1। ओके, तो यहाँ पे वो जो D1 है, ये है, देखो कितना दिया, 1.125। पूछा क्या है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ओके, तो आपको पता है, लेंस याद करिए, सोचिए बाईप्रिज्म नहीं है, 1 मिनट के लिए सोचिए। तो सोर्स से लेंस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लेंस से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस। ओके, टोटल D हमें पता है, हमें ये पता है, तो हम U निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर हमको ये इन्होंने क्या दिया, डार्क फ्रिंज कहाँ बन रही है, आपको क्वेश्चन सोचना है कि मुझे वेवलेंथ निकालनी है। डार्क फ्रिंज मेरी यहाँ बन रही है, इसमें मुझे कैपिटल D पता है, लेकिन मुझे स्मॉल d नहीं पता, तो मुझे स्मॉल d चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा, लेकिन यहाँ पे गाड़ी अटक गई हमारी, क्योंकि हमको क्या चीज़ नहीं पता है, हमको यहाँ पे स्मॉल d नहीं पता है। अब स्मॉल d कैसे निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस D1/D इज इक्वल टू V/U, D1/D इज इक्वल टू V/U, उससे D निकल जाएगा एंड यू कैन गेट दिस। देखिए, ये वाला जो मेथड है, इसके अंदर हमने कॉन्वेक्स लेंस की 2 बार पोजीशन चेंज करके D इज इक्वल टू रूट D1/D2 निकाला। इन दोनों पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और ये भी एक तरीका है जो सेम ही है, बस हमने लेंस को एक बार रखा है, तो हमारा वही हो जाएगा, इमेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू V/U। ये भी बाईप्रिज्म पे है। इन अ बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस वाज प्लेस्ड between the biprism and eyepiece, ये eyepiece है, okay guys, I just write down here, at a distance of 30 centimeter from the slit, ठीक है। The virtual images of the slit are found to be separated by 7 mm। फिर से मैं वो डायग्राम दिखाऊंगी,
फिर से आपको डायग्राम दिखाना है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। देखो यहाँ पे बन रही है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो डिफरेंस कितना दिया यहाँ पे 7 mm, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाइप्रिज्म ये इज 10 सेंटीमीटर एंड बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आई पीस इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन। गाइस अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे आप नहीं समझ सकते हैं क्वेश्चन। जैसे ही आपने बनाया आपको समझ आ गया। अब हम उल्टा चलेंगे। क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस और v बाई यू। तो यहाँ तो v बाई यू बहुत ईजी है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। v हो गया 80 माइनस 30, आई डिड मिस्टेक, ओके ये हो जाएगा दिस इज 80 प्लस 10 90 माइनस 30 हो जाएगा v और u कितना हो जाएगा 30। सो यू विल गेट द आंसर। ओके, इन एन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट अ सोर्स ऑफ वेवलेंथ is replaced by source of wavelength this. Calculate the change in fringe width if the screen is at 1 meter distance from the slits which are 1 mm apart. ये सारे पैरामीटर्स आप लिख लेंगे जो गिवन है और फिर आपको क्या निकालना है? डेल्टा डब्ल्यू। तो आप लिखेंगे λ1 d by d and λ2 d by d and then you can calculate it. अब तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करना है। तो दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो PYQs में दिए थे तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके, बट अभी तक हमने जो लिए हैं उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा होपफुली। ओके, नाउ इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट 10th डार्क बैंड इज ऑब्जर्व्ड at 2.09 mm from the central bright point on the screen with red light of wavelength this. देखिए अभी तक वो क्या बोल रहे थे? लाइट आ रही है, खाली कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, रेड लाइट। तो लैम्डा आर, ओके क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज लैम्डा आर और हमारा फॉर्मूला क्या होता है डार्क बैंड का? ये अब लैम्डा की जगह क्या रख देंगे? लैम्डा आर। पूछा क्या है अब? हाउ मच विल फ्रिंज विड्थ चेंज इफ ब्लू लाइट इज फॉलिंग। अगर ब्लू लाइट, अब यहाँ क्या चेंज किया? देखो क्या कैपिटल डी चेंज हो रहा है? नहीं। क्या स्मॉल डी चेंज हो रहा है? नहीं। यहाँ पे बस चेंज क्या हो रहा है? वेवलेंथ, रेड की जगह ब्लू। तो अब जब रेड की जगह ब्लू है तो पहले तो आप WR निकाल लें, उसके बाद क्योंकि हमको चेंज निकालना ना तो WR तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद WR बाय WB आप ये करेंगे तो लैम्डा आर बाय हमारा ये रेशो इस फॉर्म में आ जाएगा। देन यू कैन कैलकुलेट दिस, दोनों की वैल्यू आ जाएगी और फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस is used to get an interference pattern on the screen. The fringe width changes by 1.3 mm. देखो चेंज हो रही है fringe width when the screen is moved towards बाइप्रिज्म by 50 सेंटीमीटर। अब आपको डायग्राम बनाना है, ये शिफ्ट हो गई 50 सेंटीमीटर तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो गई। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो अगर ये शिफ्ट हो गई तो यानी मेरी चेंज क्या हो गया? D चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। और ये फ्रिंज विड्थ चेंजेस बोला यानी हमको डिफरेंस दिया है W डैश माइनस W, राइट, या W1 लिख लीजिए इसको, W1 माइनस W ये हमको दिया है। तो आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, D1 माइनस D2 की वैल्यू हमको 50 दी है, यू पुट दिस एंड यू विल गेट द स्मॉल d। समझ आ रहा है? सारे क्वेश्चन सेम है अनलेस अनटिल आप ये समझ जाएं इंटरनली और इसकी पिक्चर बनाना सीख लें, इमेज कैसे बनानी। ओके, द विड्थ ऑफ प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट इज फाउंड टू बी डबल्ड ऑन रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द नॉर्मल, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डेंसर मीडियम। अब यहाँ वेव फ्रंट का एंगल दिया है 25 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, तो सरफेस से कितना हो जाएगा? इट इज 65। और आपको अच्छे से पता है कि जो रे आती हैं, जब हम रेस की बात करते हैं तो हम कैसे बनाते थे? ये रे आई, ये एंगल है, सपोज दिस इज 25 आई, ओके, और ये हो गया आर, तो हम क्या लिखते थे? N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर, राइट। लेकिन वेव फ्रंट के केस में ऐसा नहीं होता है। वेव फ्रंट में एंगल नॉर्मल से नहीं लेते हैं, हमारा वेव फ्रंट का एंगल हमारा यहाँ से लिया जाता है। तो ये होता है आई और यही वेव फ्रंट का सरफेस से एंगल होता है आर। ये ध्यान रखें, वेव फ्रंट सरफेस से एंगल लेते हैं तो हमारा स्नेल्स लॉ लगता है और रेज में नॉर्मल से लगता है।
आपको कई जगह क्वेश्चन मिलेगा, एक्चुअली इसी क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन है जो मैंने यहाँ करके लिखा है, क्योंकि सब जगह वो मिस्टेक है गूगल पे जहाँ पर भी वो दिया हुआ है कि यहाँ पे मेक्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री दिया है विद द नॉर्मल। अब अगर नॉर्मल के साथ 65 डिग्री है तो फिर आपका सरफेस से 25 होना चाहिए, राइट? या करेक्शन ये होना चाहिए 65 डिग्री विद द सरफेस। और सब जगह उस 65 डिग्री जो नॉर्मल से दिया है उसी को मान के वो क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व किया है, विच इज़ नॉट द करेक्ट सोल्यूशन. So I have corrected the question here. Here the angle is 25 degree with the normal. So surface इसका वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल होगा 65 डिग्री. अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे? हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R. फिर ये वाला रिलेशन आ जाएगा. अब हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे R नहीं पता, राइट? हमको R निकालना है. तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे चेक करेंगे. देखिए ये वाला जो एंगल होता है ना, ये दिस इज 90 डिग्री. सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री और ये 65 है तो cos 65 क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC, दिस वन. ठीक है, और cos R क्या हो जाएगा? CD अपॉन AC. ओके, नाउ यू डिवाइड दीज टू. तो अब CD क्या दिया है? दिस वेव फ्रंट CD इज ट्वाइस ऑफ AB. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. द विड्थ ऑफ प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट इज फाउंड टू बी डबल्ड ऑन रिफ्रैक्शन. ओके, तो आप AB से AB कट जाएगा और AC से AC कट जाएगा. तो ये रेशियो क्या आ गया? 1/2. इससे आप R की वैल्यू निकालेंगे. ओके, और जब ये R की वैल्यू आएगी तो उस R की वैल्यू को आप पुट करेंगे इसके अंदर, और जब आप यहाँ पुट करेंगे तो फिर आपको N21 की वैल्यू मिल जाएगी. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन कई जगह गलत है गाइस. उसके अंदर वेव फ्रंट का एंगल नॉर्मल के साथ 65 दिया है और उसी को मान के ये सब कैलकुलेशन किया है, विच इज़ नॉट करेक्ट. वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल होता है. तो अगर आपको क्वेश्चन में वहाँ 65 नॉर्मल के साथ लग रहा है तो आपको सरफेस के साथ 25 लेना पड़ेगा. So a point is situated at 6.5 centimeter and 6.65 from two coherent sources. Find nature of illumination at the point if wavelength of light is this. फिर आपको सोचना है, फिगर बनाना है. Point is situated at 6.5 and 6.65 from two coherent sources. Find nature of illumination. यानी अब हमें डेल्टा एक्स कितना हो गया? This minus this. ये डेल्टा एक्स हो गया. ओके, अगर ये डेल्टा एक्स है ना, तो हमको क्या करना है कि हम कंसीडर करेंगे कि ब्राइट पॉइंट बन रहा है, फिर हम एन लैम्डा के बराबर रखेंगे. आई बात समझ में या नहीं? वेवलेंथ आपको दिया है तो अगर एन मेरा देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मेरी वहाँ पे क्या बन रही है? ब्राइट फ्रिंज. खत्म. और यहाँ आपको सब कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द वेव ऑप्टिक्स PYQs. ओके, चलो. द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू स्टार्स इज दिस in radian, obviously. If telescope is used to observe them with an objective of aperture 16 centimeter, find the wavelength of lights used. Guys, aperture क्या होता है? It's a diameter of lens, right? ये ध्यान रखें. It is given 16 centimeter. Lambda is wavelength of light. अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे मिनिमम एंगुलर सेपरेशन उन्होंने दिया है. तो फॉर्मूला होता है हमारा मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, जिसको हम रिजॉल्विंग लिमिट भी बोलते हैं. ओके, और उस यहाँ पे टेलीस्कोप वाला केस है. ओके, तो टेलीस्कोप में अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ एंड मिनिमम एंगुलर सेपरेशन दिया है तो वो क्या हो जाएगा? d थीटा 1.22 लैम्डा बाय a. व्हाट इज a? इट इज़ अपर्चर. लैम्डा यू नो दैट. तो आप d थीटा आपको दिया है तो आप इजीली यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं. d थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय a. तो d थीटा इंटू a, दिस पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर. अब यहाँ एक कंसेप्ट समझिए. ये क्या है? d थीटा मिनिमम एंगुलर सेपरेशन. ओके, एक कंसेप्ट होता है रिजॉल्विंग पावर, कि कोई भी लेंस है ना, उसकी पावर कितनी है, वो कितने अच्छे से रिजॉल्व कर पा रहा है. तो इट इज एन रिजॉल्विंग पावर इज एन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन. तो यानी ये d थीटा का रेसिप्रोकल होता है. ये ध्यान रखिए, रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू a बाय लैम्डा.
तो ये ध्यान रखेंगे. सो दिस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स whose images are just distinctly formed by the instrument. Okay guys, चलिए थैंक यू वेरी मच. सो बहुत ही मेहनत से ये सब PYQs मैंने विद कंसेप्ट तैयार किए हैं. आप इनको देखिए और अगर आपको सब अच्छे से समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू सो मच.